नमस्कार, हेलो मनी 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और भारतीय बाजारों के लिए ये दूसरा दिन लगातार जबकि एक बढ़िया रुझान, बढ़िया तेजी मार्केट्स में देखने को मिल रही है और कल की तेजी को भारतीय बाजार आज भी कैरी फॉरवर्ड करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। अच्छे उछाल के साथ मार्केट्स आज भी ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। सेंसेक्स करीब 235 अंक ऊपर कामकाज कर रहा है, निफ्टी 91 अंक ऊपर कामकाज कर रहा है। तो इंडेक्स में तो इतनी तेजी नहीं दिखाई पड़ेगी, लेकिन आज बढ़िया तेजी है मिड कैप स्मॉल कैप में। मिड कैप इंडेक्स 2.5% ऊपर, स्मॉल कैप इंडेक्स 2% ऊपर, निफ्टी बैंक करीब 1% ऊपर और एडवांस डिक्लाइन के लिहाज से करीब 2150 शेयर जो कि तेजी के साथ कामकाज कर रहे हैं और 333 शेयरों में बिकवाली, यानी कि हर एक शेयर की गिरावट के आगे करीब आपको 7 शेयर ऐसे दिखाई पड़ेंगे जो कि तेजी के साथ कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहा है। सो एक बेटर तेजी मार्केट्स के अंदर देखने को मिल रही है। आज बढ़िया तेजी है, रियल्टी में 2.5% के आसपास का उछाल है। पीएसयू बैंक 2% ऊपर कामकाज कर रहा है, एनर्जी 1.5% ऊपर कामकाज कर रहा है। आज प्रेशर है आईटी में, हैवी वेट सारे दबाव में कामकाज कर रहे हैं, लेकिन अदरवाइज मार्केट्स के अंदर जो ब्रॉडर मार्केट्स है वो तेजी में ट्रेड करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ जैन साहब मौजूद है वाराणसी से। जैन साहब नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। बढ़िया तेजी बाजार में दिखाई पड़ रही है, इतनी अच्छी तेजी है कि आपकी व्हाइट शेड मुझे ग्रीन दिखाई पड़ रही है। कैसा लग रहा है मार्केट? नमस्कार सर, नमस्कार आपके सभी दर्शकों को। देखिए मार्केट अच्छा लग रहा है। पिछले पूरे हफ्ते मेंटेन करते आए थे कि 47,800 का स्वीप हुआ है और 49,800 तक हम आते हुए दिखेंगे। अब वो लेवल हमने टेस्ट कर लिए हैं। यहाँ से अब कुछ वेट एंड वॉच, कुछ रेस्ट की अप्रोच रहेगी। प्रॉफिट बुक करना चाहिए, लेकिन स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो बैंक निफ्टी बैंक 20 मैंने लॉन्ग लिए थे 47,800 के आसपास, वो मैंने बुक कर लिए हैं। तो यहाँ पे एक बार के लिए प्रॉफिट बुकिंग करके थोड़ा सा 1-2 दिन 4 दिन की कंसोलिडेशन का वेट करना चाहिए, क्योंकि लास्ट 5 कैंडल में देखें आज को मिला के तो केवल एक डाउन डे था और 4 अपडेज हैं। तो अब थोड़ा सा ओवर स्ट्रेच लग रहा है बैंक निफ्टी। कुछ समय वेट एंड वॉच का 2 से 3 दिन का अप्रोच रखना चाहिए। हालांकि निफ्टी पे जो हमारा टारगेट था 23,049, उससे अभी भी हम लगभग 130 पॉइंट दूर है। बट चूंकि बैंक निफ्टी ओवर स्ट्रेस्ड है तो मैं मान के चल रहा हूँ कि निफ्टी का टारगेट अचीव होने में प्रोबेबली 2-3 दिन 4 दिन कंसोलिडेशन का समय लेगा और उसके बाद अचीव करेगा। तो एक बैंक निफ्टी पे टारगेट अचीव हुआ है, अब थोड़ा सा वेट एंड वॉच अप्रोच रखना चाहिए। जैन साहब एक चीज और, आज निफ्टी बैंक के अलावा एक निफ्टी आईटी को देखिए, क्योंकि आज यहां पर ज्यादा बड़ा डिस्ट्रेस है। लास्ट टाइम अपनी बात भी हुई थी, तब भी आपने इन्फोसिस के 1510 के आसपास के टारगेट दिए थे और आज इन्फोसिस में बिकवाली भी है। सो आप कैसे देख रहे हो आईटी स्पेस को? देखिए सीएनएक्स आईटी में यहाँ से करीब करीब 13%, सॉरी 12.33% की ड्रॉप दिख रही है। 31,320 का टारगेट है, अभी हम समवेयर अराउंड 36,000 चल रहा है। तो अभी भी 31,300 तक का डाउन साइड दिख रहा है, विच इज समवेयर अराउंड 12%, 12.5%। तो मेरे को यहाँ पे अभी आईटी में किसी तरह का सेल ऑफ कंप्लीट होते हुए नहीं दिखा है। अभी जिसको हम कहते हैं ब्लड बाथ, वर्टिकल ड्रॉप, वो सीएनएक्स आईटी में भी आया नहीं है। वो प्रोबेबली एक आध हफ्ते 10 दिन बाद जब निफ्टी बैंक निफ्टी में जब पुल बैक बनेगा तब सीएनएक्स आईटी एकदम से मूवेबल गिरता हुआ दिखेगा। तो सीएनएक्स आईटी में एक बड़ा वर्टिकल ड्रॉप एक्सपेक्ट कर रहे हैं जैन साहब, लेकिन निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिए। उस दिन लास्ट टाइम जब जुड़े थे तब बाजार स्ट्रेस में था, तब एक कॉन्ट्रा कॉल दी थी जैन साहब ने, उनके टारगेट्स अचीव हुए और अब ये वापस कॉन्ट्रा कॉल दे रहे हैं कि जो प्रॉफिट्स हैं थोड़ा सा लेकर निकल जाइए, ज़्यादा बेहतर अप्रोच रहेगी। जरा निफ्टी के गेनर लूजर भी आपकी स्क्रीन पर आते हुए दिखाई पड़ेंगे। आज कहाँ से सपोर्ट है, कहाँ पे बिकवाली है। तो पहले निफ्टी के टॉप गेनर्स की अगर बात की जाए तो आज थोड़ी बहुत खरीदारी जो आपको दिखाई पड़ेगी निफ्टी के अंदर, उसमें पहला नाम है श्रीराम फाइनेंस का, एचडीएफसी लाइफ का, टाटा स्टील का और अपोलो हॉस्पिटल का, जहाँ पे खरीदारी देखने को मिल रही है। बिकवाली वाली साइड पर अगर बिकवाली देखी जाए तो टीसीएस, टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, एचसीएल, चारों के चारों आईटी मेजर जो कि दबाव के साथ कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। इसके अलावा मिड कैप साइड पर जहाँ खरीदारी देखने को मिल रही है उसमें आज थोड़ी बहुत बाइंग है डिफेंस स्पेस में। माझगांव डॉक, भारत डायनामिक्स, कोचिन शिपयार्ड, पीबी फिनटेक, वहाँ पर एक खरीदारी देखने को मिल रही है। और बिकवाली वाली साइड पर आज जहाँ बिकवाली, उसमें फिनिक्स लिमिटेड, परसिस्टेंट, कोफोर्ज, नाइका, ये कुछ ऐसे नाम है जहाँ पर बिकवाली का दौर आज देखने को मिल रहा है। स्मॉल कैप साइड पर आज जहाँ खरीदारी उसमें डिफेंस है, अगेन गार्डन रीच, तानला प्लेटफॉर्म, एचबीएल इंजन या तेजस नेटवर्क जहाँ पे खरीदारी है। और बिकवाली वाली साइड पर जहाँ बिकवाली उसमें त्रिवेणी टरबाइन, नवीन फ्लोरीन, नाल्को, ज्योति लैब, ये कुछ ऐसे नाम हैं जहाँ पे आज के सत्र के अंदर बिकवाली आते हुए दिखाई पड़ रही है। जैन साहब, हमेशा की तरह आप पहले भी कई बार ये बुलिश रहे हो स्टील पर या मेटल पर। टाटा स्टील, आज वो खबरें आई सेफगार्ड ड्यूटी की और उसका इम्पैक्ट है, क्या करना चाहिए यहाँ पे?
देखिए टाटा स्टील में हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 7-8 दिन की साइडवेज करेक्शन रहेगी और उसके बाद ये 153 154 की जोन निकालता है तो फिर ऊपर में 170 रुपए तक के टारगेट आएंगे, तो कंफर्टेबली उसकी तरफ चल रहा है। स्विंग हाइस के आसपास है। अब यहाँ से देखिए एक जोन ऑफ रेजिस्टेंस जो डेवलप होना स्टार्ट होगा 162 से 170 के बीच में है, तो 162 आते आते थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग कर लेना चाहिए। 162 से 170 थोड़ा धीरे 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 करके चलेगा क्योंकि लेफ्ट साइड में सप्लाई बहुत है। 162 तक प्रोबेबली हम बहुत आराम से निकल जाएंगे, उसके बाद थोड़ी सी जर्नी कठिन होगी। तो मेजॉरिटी प्रॉफिट आप 162 पे बुक कर लीजिए, थोड़ा थोड़ा मतलब स्मॉल क्वांटिटी जो है 170 के लिए कैरी फॉरवर्ड करना चाहिए। तो स्मॉल प्रॉफिट 170 के लेवल्स के लिए आप कैरी करके चल सकते हैं, लेकिन मेजरली प्रॉफिट्स यहाँ पर थोड़ा थोड़ा बुक करते रहिएगा। अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं और बातचीत करते हैं जैन साहब से आपके सवालों को लेकर। अगर आपका भी कोई सवाल है और आप भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाह रहे हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आज माध्यम आपकी स्क्रीन पर आता हुआ दिखाई पड़ेगा 9311121874, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। money9query@tv9.com ये हमारा ईमेल आईडी है, और साथ ही साथ यूट्यूब और व्हाट्सएप के जरिए भी या यूट्यूब और फेसबुक के जरिए भी आप अगले 1 से 1.5 घंटे तक हमारे साथ मौजूद रह सकते हैं और बातचीत कर सकते हैं जैन साहब से। पहला सवाल जो मेरे पास आया है वो आया है जुपिटर वैगन को लेकर। कृपा शंकर जी का सवाल है। 396 के दाम पर खरीदारी है। सो जैन साहब, रेलवेज में आज कम बैक तो है, लेकिन ये सस्टेनेबल रहेगा या नहीं, पहला। दूसरा, ये निकल जाए जुपिटर वैगन में, बने रहें? देखिए अभी बने रहना चाहिए। 299.75 का जो सपोर्ट है उसको प्रोटेक्ट कर रहा है। एक बार चाहे तो एवरेज भी कर सकते हैं, बट ऊपर में 350 354 आते आते आपको निकलना पड़ेगा। वो मेजर रेजिस्टेंस है, लग नहीं रहा कि वो क्रॉस होगा क्योंकि प्रीवियस स्विंग लोज और 50 मूविंग एवरेज दोनों वहीं पे। तो 350 355 तक बाउंस बैक आ सकता है, बट इस बाउंस बैक में एग्जिट करने की कोशिश करनी चाहिए। तो कोई बाउंस बैक मिलेगा तो उसमें आप एग्जिट करिएगा, फिलहाल के लिए आप बने रहिए, वो ज़्यादा बेटर है। जैन साहब, आप बड़े ही लो लो साउंड कर रहे हैं। ऑल वेल? थोड़ा सबसे बढ़िया है। मतलब परसों सेशन में मंडे को थोड़ा सा बीपी बढ़ा था, उसके बाद से हल्का सा डलनेस है, बट और 1-2 दिन में रिकवरी हो जाएगी। नहीं नहीं, छुट्टी लीजिए जैन साहब, ऐसा कोई लोड नहीं है, बाजार है, काम है, ये सब चलता रहेगा जीवन में। पहले हेल्थ इज़ योर फर्स्ट प्रायोरिटी, हेल्थ इज़ वेल्थ। वो आपका पानी का गिलास विलास सब पास रखिए, और सेवा में कोई कमी लग रही तो बताइए, फिर हम भी यहाँ से कुछ शुरू करें सेवा। खैर, लेकिन ध्यान रखिए अपना जैन साहब। एक सवाल आया है सैयद अली साहब का, अदानी पावर पर 100 शेयर हैं 502 रुपए के दाम पर, क्या करना चाहिए जैन साहब इन्हें? देखिए अदानी पावर थोड़ा सा होल्ड करना चाहिए। अदानी पावर में साइडवेज कंसोलिडेशन ज्यादा है, थोड़ा सा मूविंग एवरेज जैसे रिवर्सल लेगा। काउंटर में 589 598 तक की रैली डेवलप होती हुई दिखेगी। अब तक का जो वॉल्यूम और प्राइस एक्शन है काफी सपोर्टिव है। मेरे को लग रहा है कि जिस भी दिन 514 के ऊपर डिसाइसिवली क्लोज देगा 589 का टारगेट खुल जाएगा। तो आपको राय दी गई है अदानी पावर के संदर्भ में। एक जियो फाइनेंस पे मोहित जी का सवाल है। इनके पास 262 रुपए के दाम पे 1400 शेयर हैं, और बजाज हाउसिंग के भी 1000 शेयर हैं 124 रुपए के दाम पर। क्या राय रखते हो आप? देखिए जियो फाइनेंस में 232 का लेवल फाइनली क्रॉस होके सस्टेन होने की कोशिश हो रही है। जैसे ही ये 232 के ऊपर क्लोज करेगा इस काउंटर में 262 रुपए तक की इमीडिएट अपसाइड खुल जाएगी। तो मेरे हिसाब से आप अगर है आपके पास तो होल्ड करना चाहिए। इनको मोमेंटम बाई करना है 232 के ऊपर। जैसे क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉक सस्टेन करना स्टार्ट करे फ्रेश बाइंग इनिशिएट कर देना चाहिए। बट इन्वेस्टर्स हैं तो प्रीएम्प्टिव थोड़ा सा नीचे अगर बाई किया है आराम से होल्ड कीजिए, 262 रुपए तो मिल ही जाएगा। और बजाज हाउसिंग? देखिए बजाज हाउसिंग फाइनेंस में बहुत ज्यादा कोई मोमेंटम नहीं डेवलप हो रहा है। कल फाइनली जाके 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज हुआ है, तो अब इसका जो इमीडिएट टारगेट निकलता है वो निकलता है 130 रुपए का। 130 रुपए तक तो आराम से आ जाएगा। उसके ऊपर सस्टेन होता है नहीं, ये वहां पहुंचने पे देखेंगे। तो 130 के आसपास दोबारा रिव्यू करेंगे। 130 के आसपास दोबारा रिव्यू किया जाएगा, लेकिन अभी के लिए एटलीस्ट आप वेट करिए। प्रवीण अत्रे साहब सीजी पावर बाय करने की इच्छा रख रहे हैं, तो करना क्या चाहिए सीजी पावर में? ये सीजी पावर 658 मेजर रेजिस्टेंस है, 658 660 का। मोस्ट लाइकली इसको निकालेगा क्योंकि पूरा बॉक्स बना हुआ है 8 हफ्ते का। 660 के ऊपर सस्टेन करता है तो फिर काउंटर में 760 रुपए तक की अपसाइड बनेगी। तो अगर आपके पास है तो होल्ड कीजिए, नहीं है तो 660 निकलने का वेट कीजिए। उसके बाद एक मोमेंटम माइन कर सकते हैं, बट वहां पे भी स्टॉप लॉस 640 रुपए का या 635 रुपए का जरूर ले लेना चाहिए। तो 635 640 के आसपास का एक स्टॉप लॉस जरूर आप मेंटेन रखिएगा। इसके अलावा राधिका राठी जी पूछ रही हैं कि वेदांता या रिलायंस, इन दामों पे या इन स्तरों पर ज्यादा बेहतर कौन दिखाई पड़ रहा है आपको?
देखिए मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में रिलायंस है, तो आप कह सकते हैं कि मैं बायस्ड हूँ, बट मेरे को रिलायंस इस समय ज्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि वेदांता में ऑलरेडी नीचे से काफी अच्छा मोमेंटम आ गया है, और 460 का जो ब्रेकआउट पॉइंट था वहां आके खड़ा हुआ है स्टॉक। तो अगर मोमेंटम प्ले करना है इमीडिएट बेसिस पे, तो 460 462 के ऊपर जैसे सस्टेन करना स्टार्ट करे वेदांता, 525 के लिए बाई कर लीजिएगा। मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में रिलायंस है, तो मैं थोड़ा बायस्ड हूँ रिलायंस की तरफ। मेरे को 1326 आते हुए ये ज्यादा अच्छे से स्मूथली आते हुए दिख रहा है। थोड़ा सा वेदांता वॉलेटाइल रह सकता है, क्योंकि जो पॉजिटिव न्यूज हम एक्सपेक्ट कर रहे थे ऑलरेडी आ चुकी है। अब उसके बाद हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग आने की संभावना हमेशा बनी रहती है। तो उस लिहाज से मेरे को रिलायंस ज्यादा अच्छा लग रहा है। अगेन स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में इस समय केवल और केवल अब रिलायंस बचा है। बैंक बीस मैंने प्रॉफिट बुक कर ली है। तो रिलायंस, वो तो स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर हमेशा ही आप लोग मान के चलिएगा कि जैन साहब के पास इधर रिलायंस और बैंक बीज होते ही हैं। सो रिलायंस उनकी पहली प्रेफरेंस है, लेकिन वैल्यू वाइज भी रिलायंस ही ज़्यादा बेटर है अगर आप वेदांता और रिलायंस में भी कुछ आइडेंटिफाई कर रहे हैं तो। वरुण बेवरेजेस रोहित निगम साहब के पास है, 535 रुपये में उन्होंने लिया हुआ है और प्रॉफिट बुक कर लिया है। अब ये पूछ रहे हैं कि क्या करना चाहिए दोबारा इसमें। ठीक है, वरुण बेवरेज में एक पुल बैक आना था समवेयर अराउंड 527 536 तक, वहां तक आ चुका है, हल्का सा उससे ऊपर चल रहा है। जिसके पास है एक बार के लिए प्रॉफिट बुकिंग कर लेना चाहिए। ये रेजिस्टेंस बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है, मोस्ट लाइकली सप्लाई एक से दो सेशन तीन सेशन लगा के वापस से इमर्ज होती हुई दिखेगी, और डाउन साइड में 469 का और 421 का टारगेट ओपन अप होते हुए दिखेगा। तो नीचे से जो बाउंस बैक आना था उसके टारगेट डन हो चुके हैं। तो बेटर है कि प्रॉफिट बुक करके एक बार इस काउंटर को छोड़ दीजिए। जैसी सेलिंग रिज्यूम होगा 421 तक की डाउन साइड खुल जाएगी। चलिए, सुनील कुमार जी का एक सवाल आया है, प्रेस्टीज एस्टेट में वो एंट्री लेने के लिए लेवल पूछ रहे हैं। तो जैन साहब, रियल स्टेट में आज अच्छा कम बैक है, इन्हें एंट्री कहाँ लेनी चाहिए। तो देखिए प्रेस्टीज में अगेन एक छोटा सा बॉक्स बना था 4 हफ्ते का, और वहां से हाँ 3 हफ्ते का बॉक्स बना था और वहां से ब्रेकआउट बन रहा है। तो ये 50 डे मूविंग एवरेज 1280 और 1384 ये लेवल तक जा सकता है। मोमेंटम बाई करना है तो यहीं पे बाई कर लेना चाहिए। लेकिन अगेन मैं कहूंगा 4 दिन की स्ट्रेच है बैंक निफ्टी पे, अगर पुल बैक भी आता है तो इन वीकर काउंटर्स में जल्दी से ब्रेकआउट फेल होने की भी संभावना रहेगी। तो वॉल्यूम को लेस देन 10% कीजिए, यहाँ पे करंट मार्केट प्राइस से बाई कीजिए। 1280 और 1380 ये दो टारगेट लगाइए। 1280 और 1380 के टारगेट्स के लिए आपको यहाँ पे एक राय दी जा चुकी है। इसके अलावा एक और सवाल जो आया है मेरे पास, उस पर पूछा गया है आयरेडा को लेकर। ये 190 रुपये के दाम पर 350 शेयर हैं, और जैन साहब इस पे हर रोज एक ना एक सवाल आ ही रहा है आयरेडा के ऊपर। करना क्या चाहिए इसमें। देखिए 154 के ऊपर अगर सस्टेनेबल बेसिस पे क्लोजिंग मिलती है एक दो दिन की, तो आपको एवरेज करना चाहिए। ऊपर में 181 का पहला टारगेट मिलेगा, तब तक आप ब्रेक इवन या पॉजिटिव में आ जाएंगे। और 181 निकलता है तो फिर 230 225 230 की रेंज आती हुई दिखेगी। तो 154 155 के ऊपर डिसाइसिवली क्लोज करने दीजिए, मोमेंटम वापस आ जाएगा काउंटर में, तब एवरेज कर सकते हैं। तो आपको 125 130 के ऊपर डिसिसिवली क्लोज होने दीजिए, उसके बाद देखते हैं इस पर करना क्या होगा। तन्मय दास साहब हमारे साथ मौजूद हैं पश्चिम मिदनापुर से। दास साहब नमस्कार। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून दास साहब, क्या सवाल है आपका। सर मेरा 65 टाटा मोटर्स का शेयर है और Okay. एवरेज प्राइस है 874 Okay. 874 और ओके, मेरा और मैं 1 साल तक मैं होल्ड कर सकता हूँ, मुझे क्या करना चाहिए। चलिए, तो करना क्या चाहिए इसमें। जैन साहब, एक साल का नज़रिया है, 874 रुपये के दाम पर खरीदारी है और काफ़ी ज़्यादा गिरावट ऑलरेडी दिखा चुका है। करना क्या चाहिए अभी, फर्दर एवरेज करें या बने रहे खाली। देखिए एक बार 660 665 की जोन में एवरेज कर सकते हैं। एवरेज इस हिसाब से कीजिए कि 770 के आसपास आप या तो ब्रेक इवन या प्रॉफिट में आ जाएं। ये काउंटर बाउंस बैक मोड में है, और बाउंस बैक मोड में 771 तक ये काउंटर जा सकता है। उसके ऊपर जाएगा नहीं कहना बहुत मुश्किल है। तो इस हिसाब से एवरेज कीजिए कि 771 तक या तो ब्रेक इवन आ जाए या प्रॉफिट में आ जाए। तो आपको एक राय दी गई है खास तौर से टाटा मोटर्स के संदर्भ में। शिवम गुप्ता साहब पूछ रहे हैं कि आईसीआईसीआई बैंक 1250 रुपये पर बाय किया है, क्या इन्हें प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। नहीं, आईसीआईसीआई बैंक में प्रॉफिट बुकिंग नहीं करनी चाहिए। यहाँ पे और फर्दर एक्सटेंड होते हुए दिख रहा है आईसीआईसीआई बैंक। इसका एक वीकली चार्ट पे देखेंगे तो फॉलिंग ट्रेंड लाइन का जो रेजिस्टेंस है 1336 रुपए के आसपास है। तो 1336 पे दोबारा सवाल पूछेगा
अगर वहां से ब्रेकआउट लेता है तो फिर काउंटर 1500 1550 तक जा सकता है। अगर वहां से फेलियर होता है तो प्रॉफिट बुकिंग आएगी। तो 1336 1340 ये मेक और ब्रेक रेंज है, वहां तक जा रहा है, वहां पहुंचने पर रिव्यू करेंगे। तो अभी आप थोड़ा समय और दे सकते हैं, इसमें निकलने की कोई जल्दबाजी ना करें, अभी इसमें और पोटेंशियल है। वैसे भी फंडामेंटल वाइज कंपनी वैसे ही अदरवाइज बेटर है। सो बैंकिंग फियास्को में एक अच्छा नाम मिल रहा है, आप उसको देख सकते हैं अदरवाइज। इसके अलावा अकरम कैफ साहब आपके बहुत बड़े प्रशंसक भी हैं और आपके सभी जो रिकमेंडेशन है वो भी ये सही मानते हैं। सो आपको ये अच्छे से फॉलो भी कर रहे हैं। सो जैन साहब, इनका सवाल ये है कि 2.5 लाख रुपए का नया निवेश करना चाह रहे हैं, कहाँ करना चाहिए कंसीडरिंग द सिचुएशन? हाँ देखिए, इस समय अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो बेटर है कि एचडीएफसी बैंक में आप शिफ्ट कर लीजिए अपने पैसे को। आईसीआईसीआई बैंक ऑलरेडी आउट परफॉर्मर हो चुका है। अब नेक्स्ट लेग की जो रैली आएगी वो बैक बाय एचडीएफसी बैंक आएगी। कुछ हद तक एक्सिस बैंक चल सकता है, बट मेरा उतना कॉन्फिडेंस आ नहीं रहा एचडीएफसी बैंक एक्सिस बैंक पे। उसमें भी 1065 से 1123 तक की रैली है, बट आउट ऑफ टू मेरे को एचडीएफसी बैंक ज्यादा अच्छा लग रहा है। मुझे अपना पैसा लगाना होता तो मैं एचडीएफसी बैंक की तरफ जाता, तो मेरा सलाह भी वही है, एचडीएफसी बैंक में इस समय इन्वेस्ट कर दीजिए। 1 डेढ़ महीने में आपको करीब करीब 100 रुपए की अपसाइड आराम से मिल जानी चाहिए अगर सब कुछ ठीक रहता है तो। और 100 रुपए की प्रॉफिट बुक करेंगे, फिर देखते हैं कौन सा स्टॉक चल रहा है, उस समय वहां पे शिफ्ट करा देंगे। हम्म तो आपको एक राय दी गई है कौन कौन से बैंक्स में जा सकते हैं, लेकिन इस समय के बाजार में जो ये हाल की तेज़ी आई है इसको आप बॉटम समझ रहे हैं तो ये ऐसा मत सोचिएगा, अभी कन्फर्मेशंस बाकी हैं। सो बेटर है अच्छे शेयरों में ही रहिए, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके अलावा एक नैटको फार्मा के ऊपर सवाल आया है, करीब करीब 20,000 रुपये का लॉस हो रहा है इन्हें, इन्होंने शायद 1,000 रुपये के दाम पे खरीदारी कर रखी है, इसमें करना क्या चाहिए? ठीक है, नेटको फार्मा में जैसे आपका बॉक्स बना है, मोस्ट लाइकली यहाँ पे एक बाउंस बैक स्टॉक देगा, और बाउंस बैक देने के लिए इस स्टॉक को रेजिस्टेंस निकालना बहुत जरूरी है, और इस स्टॉक का रेजिस्टेंस है 849.75। तो यहाँ से 850 तक तो जा रहा है, 850 निकलता है तो फिर बढ़िया तगड़ा बाउंस बैक बनेगा 995 रुपीज तक। तो एक बार के लिए स्टॉक को होल्ड करना चाहिए। अगर 850 के आसपास दोबारा सवाल पूछ लीजिएगा, क्योंकि 20 डे मूविंग एवरेज स्विंग आई दोनों वहां पे, अगर निकला तो फिर 1,000 रुपए तक तो आराम से 995 या 1,000 की रेंज आराम से ले लेगा। एक सवाल अमरनाथ सिंह साहब का आया है, इनके पास गार्डन रीच शिप बिल्डर्स के शेयर हैं, करीब 800 शेयर हैं, 1,360 रुपए के दाम पे खरीदारी है, करना क्या चाहिए इसमें? ठीक है, फाइनली बाउंस बैक आते हुए दिखा है। 1147 का जो सपोर्ट जोन था उसको प्रोटेक्ट किया है काउंटर ने, और बॉक्स बना के एक रिवर्सल दिया है। तो 1870 जो पहला ब्रेकडाउन पॉइंट था, या इमीडिएट पे स्विंग हाई अगर पकड़ेंगे तो 1870 पे यहाँ तक काउंटर आ सकता है। उस जोन से अगर प्रॉफिट बुकिंग आना स्टार्ट हुई तो वापस 1147 तक नीचे आ सकता है। अगर आपके पास है तो 1870 के आसपास या तो प्रॉफिट बुकिंग कर लें या दोबारा सवाल पूछ लें, मोस्ट लाइकली वहां पे एग्जिट की सलाह रहेगी। हम्म तो आपको एक राय दी गई है गार्डन रीच के संदर्भ में। और सिंह साहब, आपके लिए और सबके लिए कुछ ही देर में हम डिफेंस के ऊपर अभी हमारे साथ कुछ जोड़ेंगे और कुछ आंकड़े भी होंगे, तो उन पर हम बातचीत करेंगे, तो वो भी आप ज़रूर सुनिएगा। इसके अलावा हमारे साथ अब बातचीत करने के लिए अगले दर्शक भी मौजूद हैं। अनुराग जैन साहब हैं रायपुर से। जैन साहब नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार अनुराग जी, क्या सवाल है आपका? सर मेरे पास SW सोलार के 100 शेयर हैं 688 के रेट पे। ओके। तो सर वो बहुत टाइम से हैं, अभी सर डाउन ही डाउन हुआ है, तो अभी क्या करना चाहिए सर उसमें? तो अनुराग जी, ये शेयर आपने ट्रेडिंग के लिए खरीदा था, इन्वेस्टमेंट के लिए? इन्वेस्टमेंट के लिए सर। और जब ये फ्री फॉल जोन में आया, क्योंकि ऐसा भी नहीं है शेयर एक दिन रुका हो, ये तो लगातार टूटता ही चला जा रहा है, सो इस तरह के फॉल में आपको भी सोचा नहीं कि निकल जाऊं, ये गलत सौदा हो गया शायद? नहीं, काफी एक्सपर्ट आपके चैनल पे बोल रहे थे सर कि मतलब उसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने के लिए, तो मैंने होल्ड कर लिया। चलिए, कोई स्टॉप लॉस तो उन्होंने दिया ही होगा, ऐसा तो नहीं हो सकता कि हर जानकार एक स्टॉप लॉस देके जाता है। हाँ सर, मैंने स्टॉप लॉस मैंने मेंटेन नहीं किया सर। बस ओके। तो जैन साहब, अब क्या किया जाए? इनके पास SW सोलार है, 700 रुपये के आसपास मोटा मोटा मान लीजिए 100 शेयर अभी है, और ये आधे से भी ज़्यादा हो चुका है। इनफैक्ट ये इस साल में ही 50% साफ हो चुका है अब तक, करा क्या जाए? ठीक है, अब काउंटर में बाउंस बैक बन रहा है, ऑलरेडी एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड है। यहाँ से अगर 253 255 की जोन निकालता है तो काउंटर में 50 डे मूविंग एवरेज जो कि 312 रुपए के आसपास है, वहां तक बाउंस बैक आ सकता है। तो 255 निकलने के बाद एक बार चाहे तो एवरेज कर सकते हैं, और 310 312 रुपए का टारगेट लगा के
बट 255 निकलने के बाद ही एवरेज करें। हो सकता है स्टॉक ना निकाले, हो सकता है निकाल दे। जब कंफर्म हो जाए कि 255 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, तब बाउंस बैक प्ले करना चाहिए 310 तक के लिए। तो अब आप एटलीस्ट बहुत बड़ा डैमेज तो देख चुके हैं, सो यहाँ से अब बहुत ज़्यादा गुंजाइश तो नहीं दिख रही है, लेकिन अब स्टॉप लॉस को आप ज़रूर फॉलो करिएगा। और साथ ही साथ आप ये भी ध्यान रखिए कि कभी भी इन्वेस्टमेंट के लिए भी कोई शेयर लिया है और अगर वो इस तरह ही कंपनी है मिड कैप स्मॉल कैप में, तो आपको एक स्टॉप लॉस वहाँ पर भी लगाना बहुत ज़रूरी है। ये फॉल भी बहुत स्टीप दिखाते हैं कभी कभी। एक सवाल लवी पुनिया साहब का है, हमारे रेगुलर दर्शक भी हैं। इनके पास वोल्टास के शेयर हैं 1425 रुपये के दाम पे, और इन्वायरो इंफ्रा के शेयर हैं 306 रुपये के दाम पे। इन दोनों में करना क्या चाहिए जैन साहब? एनवायरो इंफ्रा, EIL, देखिए सर, एनवायरो इंफ्रा अपना IPO लो के आसपास बॉक्स बना के आज वापस चलने की कोशिश कर रहा है। 211 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो बाउंस बैक एक्सटेंड होगा 240 250 की जोन तक। तो अगर फ्रेश बाइंग के लायक वॉल्यूम तो नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि एकदम ड्राइड अप है, इसमें बाउंस बैक प्ले करना भी बहुत अच्छा आइडिया नहीं रहेगा। बट अगेन 214 215 20 डे मूविंग एवरेज के आसपास है। इसके ऊपर सस्टेन करता है तो 50 डे मूविंग एवरेज 240 तक आते हुए दिखेगा। उसका वोल्टास में पुल बैक काइंड ऑफ रैली है पूरा। 21 दिन में 39% गिरा था, उसका 50% रिट्रेसमेंट 1500 पे आता है। आज वहीं तक आके काउंटर में ऊपर से सेलिंग आई है। बल्कि इसके सामने अगर ब्लू स्टार देखेंगे तो ब्लू स्टार में रिलेटिव स्ट्रेंथ भी है, वॉल्यूम्स भी बहुत अच्छे हैं, कॉन्ट्रैक्शन भी अच्छा था, कल ब्रेकआउट आया है, फॉलो थ्रू मूव ले रहा है। अगर एसी वाला प्ले करना है गर्मी के लिए तो ब्लू स्टार बहुत अच्छा लग रहा है कंपेयर टू वोल्टास। तो अगर किसी के पास वोल्टास है, ब्लू स्टार में शिफ्ट कर सकते हैं। यहाँ पे करीब करीब 500-600 रुपए की तेजी दिख रही है। तो अगर आप ढूंढ रहे हैं कोई एसी रिलेटेड स्टॉक, तो ब्लू स्टार ज़्यादा बेटर है। और इन्वायरो इंफ्रा को लेकर भी राय आपको दी जा चुकी है जैन साहब की तरफ से। जैन साहब, एक सवाल आपके लिए आया है जबलपुर से। उन्होंने टीटागढ़ के करीब 900 रुपये तक जाएगा कि नहीं ये पूछा है, क्योंकि इनकी खरीदारी शायद 1220 रुपये के दाम पर है। सो आप क्या राय रखते हो उसमें? देखिए, टीटागढ़ में एक बार अगर 781 रुपए निकलता है तो एवरेज कर लीजिए। जिस हिसाब से GRSE या इन स्टॉक्स में बाउंस बैक आ रहा है, 780 781 निकलने के बाद स्टॉक में भी बड़ा बाउंस बैक डेवलप हो सकता है। तो कंफर्म होने दीजिए। 780 के ऊपर जब सस्टेन करता है तो फिर बाइंग कीजिएगा। 852 और 994 ये दो टारगेट आते हुए दिखेंगे। बट बाइंग तभी करना है जब 780 781 के ऊपर सस्टेन करने लगे। एक डॉक्टर समीर खान साहब पूछ रहे हैं कि TCS के शेयर में क्या करना चाहिए, क्या ये वेट करें या ये स्टॉप लॉस लगाएं? पहली चीज। दूसरी चीज, ये अगर इन्वेस्टर है तो क्या करें, और ट्रेडर है तो क्या करें? सिनेक्स IT में अगर 12% की फॉल आती है तो इंफोसिस हो या TCS हो, मतलब मिड कैप स्मॉल कैप छोड़ दिए, लार्ज कैप में भी करीब करीब 8-10%, 7-8% की गिरावट तो आराम से आ जाएगी। अब जहां तक TCS की स्पेसिफिकली बात है, 3509 रुपए इसका मेजर सपोर्ट है स्विंग लो वीकली पे। उसके आसपास ये चौथा हफ्ता है जहाँ स्ट्रगल कर रहा है, और अगर ये मेजर सपोर्ट होता तो अभी तक बढ़िया बाउंस बन गया होता, जो कि मिसिंग है। तो मेरे हिसाब से ये सपोर्ट इवेंचुअली टूट के नीचे में जो अगला सपोर्ट जोन है 3303 वहां तक आएगा स्टॉक। अब TCS ऐसा स्टॉक है जहां पे आप स्टॉप लॉस लगा के एग्जिट कर लें। ये डिप्स पे एक्यूमुलेशन का बहुत अच्छा जोन होता है। तो 3500 से 3300 पे बेच के कोई पैसा कमाना बहुत अकलमंदी का सौदा नहीं रहेगा, क्योंकि फ्लैश क्रैश होकर रिवर्सल भी उतनी तेजी से हो सकता है। हो सकता है कि वहां पे बेस बना के फिर चले। तो ये कहना मुश्किल है कि रिवर्सल कितना शार्प होगा, बट ये इवेंचुअली सत्य है कि रिवर्सल करके वापस नया ऑल टाइम हाई भी बनाएगा। तो अब जो घबराने की जगह थी वो 4400-4500 पे थी। अब ये एक्यूमुलेशन जोन आ चुकी है, 3500 से करीब करीब 3300 एक्यूमुलेशन जोन है। तो अगर 3300 आता है तो वहां पे एक्यूमुलेशन करना चाहिए। अब यहाँ से एग्जिट की सलाह या स्टॉप लॉस की सलाह तो बिल्कुल नहीं रहेगी। तो एग्जिट या स्टॉप लॉस की सलाह तो नहीं है। वैसे भी सर, किसी भी लार्ज कैप में जैसे TCS, जैसे रिलायंस, जैसे HDFC, जैसे SBI, इस तरह के शेयरों को अगर आप ओन करते हैं तो इस तरह की कंपनियों को आप किसी फॉल में ऐड कर सकते हो। अगर आप इन्वेस्टर हो तो, ट्रेडर हो तो बात अलग है, लेकिन अगर इन्वेस्टर हो तो आप ऐड कर सकते हो। वो 2 शेयर करो या 4 शेयर करो या 5 शेयर करो, बात की बात है, लेकिन एक क्लास कंपनी, क्वालिटी कंपनी हो तो उस हिसाब से आप काम करना। वैसे भी इसमें डिविडेंड भी लास्ट टाइम 100 रुपये के आसपास आया, तो वो भी एक्स करके आप जरूर देखिएगा। इसके अलावा अब हमारे साथ बातचीत करने के लिए एक और दर्शक मौजूद हैं, जरा उनसे भी चर्चा कर ली जाए। हमारे साथ अमित जी हैं पलवल से। अमित जी नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार अमित जी, क्या सवाल है आपका? मेरा सर ये HL पे है, मैंने 3500 में लिए थे 10। ओके।
तो अभी अपना प्रॉफिट आ रहा है, तो अभी बुक कर लें। एक्चुअली में सर ने ही बताया था इसका 3800 का टारगेट, तो उसके ही आसपास चल रहा है ये। तो आप वैसे ट्रेडर ही हैं, आपने छोटी अवधि के लिए लिया है, राइट? हाँ, छोटी अवधि के लिए आए, और अगर टारगेट और ऊपर जा सकता है तो मैं और भी ऐड कर लूंगा इसमें। ठीक है, लेकिन आप ऊपर अब जाके ऐड क्यों करेंगे? अब तो ऑलरेडी 250 रुपये ऊपर आ चुका है, आपकी कॉस्ट नहीं, बढ़ेगी। और ऐड, और ऊपर टारगेट अगर और ऊपर का मिल जाए तो। ओके, तो आप उस पर फर्दर ऐड कर सकते हैं। तो जैन साहब, करना क्या चाहिए? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स में इनकी खरीदारी है, 3500 रुपये के दाम पे खरीदारी है। आपके ही लक्ष्य फॉलो कर रहे हैं 3800 के, जो ऑलमोस्ट आज आ ही गए हैं। आप क्या राय रखते हैं अब? देखिए सर, इसमें एक रिवर्सल बना था 10-20 डे मूविंग एवरेज पे आके, जब कंसोलिडेट कर रहा था 3420 पे। बाउंस बैक की एक्सपेक्टेशन बड़ी थी। बाउंस बैक का पहला टारगेट 3800 है, दूसरा टारगेट 3940 है। तो जिस हिसाब से चल रहा है, अगर आज कहीं भी 3660 3670 के ऊपर क्लोजिंग आती है, तो एक उम्मीद रहेगी कि 3940 तक ये काउंटर आ सकता है। तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि 3900 3940 की जोन में प्रॉफिट बुक करके निकल जाना चाहिए। फर्दर ऐड करने की जरूरत नहीं है, एक ही बार 3420 के आसपास छोटी क्वांटिटी से ट्रेड करना चाहिए था आपने। अगर आपकी पोर्टफोलियो या रिस्क एपिटाइट के हिसाब से बड़ी पोजीशन ली है, थोड़ा सा जल्दी भी एग्जिट कर सकते हैं 3850 के आसपास। बट स्लाइस थ्रू करते जाइए, 3850 से 10-10% करके अपनी क्वांटिटी कम करते जाइए। 3940 आते आते पूरी तरीके से एग्जिट करना चाहिए। तो आपको राय दी गई है HL के संदर्भ में। अगर आप रिवाइज करना चाहते हैं तो रिवाइज भी कर सकते हैं। इसके अलावा एक सवाल पूछने के लिए दर्शक हमारे साथ मौजूद हैं। रामानुज कुमार साहब मौजूद हैं बेगूसराय से। कुमार साहब नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार सर, मेरा सवाल है सर जी कि इंडसइंड बैंक का मैंने शेयर कुछ लिया था, तो 671 पे, तो उसको रखना चाहिए या उसको सेल कर देना चाहिए सर? तो कुमार साहब, इसमें टाइम फ्रेम क्या रखा था आपने? टाइम फ्रेम, हाँ हाँ, टाइम फ्रेम मेरा ये है कि मैं लॉन्ग टर्म के लिए भी रख सकता हूँ, इससे कोई दिक्कत नहीं है सर। ओके ओके, क्योंकि आपने खरीदारी बहुत सही जगह पे कर ली है एक्चुअल में। तो क्या करना चाहिए इन्हें जैन साहब? इनके पास 671 रुपये के दाम पर हैं इंडसइंड बैंक के शेयर, और वहाँ से तो अच्छा कम बैक है, 20 रुपये मिल रहा है इनको भी। क्या इसे होल्ड करें, ट्रेल करें, क्या करें? सर देखिए, 611 का हमारा टारगेट था, वहां से बड़े वॉल्यूम से बाउंस बैक आया, और ये बाउंस बैक 740 आराम से चला जाएगा। 740 पे एक बार रिव्यू कीजिएगा, अगर निकल रहा है तो फिर 780 785 तक बाउंस बैक एक्सटेंड करेगा। बट इस बाउंस बैक में निकलना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ऐसा लग नहीं रहा है स्टॉक की डाउनफॉल कंप्लीट हो गई है। ये हो सकता है 611 रीटेस्ट करने आए, और अगर वो लेवल प्रोटेक्ट नहीं होता है तो एक बार 551 552 तक भी आ जाए। आउट ऑफ ऑल प्राइवेट सेक्टर बैंक्स इंडसइंड बैंक सबसे वीक लग रहा है, पुल बैक में एग्जिट करना चाहिए। अगर आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना ही है तो बेटर है कि HDFC बैंक में चले जाएं। प्रोबेबिलिटी ऑफ अपसाइड वहां पे कम है, क्वांटम कम हो सकता है बट प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। तो हमेशा पैसा वहां लगाना चाहिए जहां प्रोबेबिलिटी हाई, और वो इस समय HDFC बैंक में ज्यादा दिख रही है। तो इंडसइंड बैंक 740 के आसपास आए तो या तो दोबारा सवाल पूछ लीजिएगा, या शो देखते रहिए, कोई ना कोई सवाल पूछेगा जरूर, तो आपको भी जवाब मिल जाएगा। तो आप इंडसइंड बैंक पे फिलहाल तो बने रहें, लेकिन कोई भी पुल बैक मिले तो उसका इस्तेमाल करके आप निकल भी सकते हैं। वापस हो सकता है 611 दोबारा टेस्ट करते हुए दिखाई पड़े। जुपिटर लाइफ साइंस गौतम कुमार साहब के पास है। करना क्या चाहिए इसमें? 1560 रुपए के दाम पे इनकी खरीदारी है। जुपिटर लाइफ लाइन हॉस्पिटल हो गया क्या? जी जी जी। JLHL, हाँ। सर रिलेटिव स्ट्रेंथ है काउंटर में, क्लियर रिलेटिव स्ट्रेंथ है। जहां निफ्टी बैंक निफ्टी नए लोस बना रही थी, ये अपने लोस से बहुत ऊपर था और हायर लो की फॉर्मेशन दे रहा था। तो मोस्ट लाइकली जब तक बाजार में थोड़ी और रिकवरी सस्टेन होगी, तब तक ये काउंटर 1700 रुपये आराम से दे देगा। और अगर 1676 1700 के ऊपर सस्टेन किया तो 2000 तक भी जा सकता है। क्लियर रिलेटिव स्ट्रेंथ है, थोड़ा सा प्राइस एक्शन लूज है। अगर टाइटनेस आती है वीकली चार्ट पे तो बहुत बेहतर एक छोटे स्टॉप लॉस से फ्रेश बाइंग भी बन सकती है। बट फिलहाल के लिए अगर है तो होल्ड करना चाहिए। 1676 1700 का टारगेट रहेगा। 1676 और 1700 के टारगेट्स के लिए आप एक बार को जुपिटर को होल्ड कर सकते हो यहाँ पर। इसके अलावा बातचीत करेंगे, एक और सवाल आया है कैस्ट्रॉल के ऊपर। वो क्या व्यू रखते हैं आप? आपका व्यू पूछ रहे हैं कि क्या करना चाहिए इसमें। देखिए, कैस्ट्रॉल में अगर आप देखेंगे तो एक बढ़िया अपमूव आया था और गैप के साथ आया था। अब ये गैप को फिल करने आ रहा है। ये मेरे ख्याल से लास्ट 1-2 वीक हमने डिस्कस किया था कि 215 220 की जोन में गैप था, उसी को फिल करने एक बार नीचे आएगा। ऑलमोस्ट वहां तक आ चुका है, हो सकता है एक बार 215 तक आ जाए।
बट इवेंचुअली जो ये पूरी पुल बैक है पिछले 7-8 दिन की, एक्सट्रीम लो वॉल्यूम्स पे है कंपेयर टू कैंडल जो लोअर लेवल से पुल बैक मतलब मूव स्टार्ट हुआ था उन पे जो अप कैंडल्स पे वॉल्यूम था, उसके कंपैरिजन में ये पूरा पुल बैक जो है बहुत कम वॉल्यूम्स पे आया है। तो मेरे हिसाब से 215 का लेवल रीटेस्ट करने के बाद जब भी रिवर्सल बनेगा, काउंटर में करीब करीब 270 और 300 तक के टारगेट बन सकते हैं। तो अगर है तो बिल्कुल होल्ड करना चाहिए। 215 के आसपास अगर रिजेक्शन कैंडल या हैमर हैमर कुछ इस टाइप की रिजेक्शन कैंडल बनती है तो वहां पे और बाई कर सकते हैं। बट 215 पे जब तक एविडेंस ना मिले तब तक बाई नहीं करना है। एविडेंस मिलने पे बिल्कुल बाई कर सकते हैं। तो एविडेंस मिलने पे आप बिल्कुल बाय करें, लेकिन आपको एक राय दी गई है उसके हिसाब से ही काम करिएगा। एक हमारे रेगुलर दर्शक हैं एकाउस्ट्रॉनिक्स, इन्होंने आपके लिए पहले तो ये बोला है कि आप अपनी तबीयत का ध्यान रखिए जैन साहब, और दूसरा चोलामंडलम फाइनेंस और चंबल फर्टिलाइजर, इनमें क्या प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए ना? ठीक है, चोला फिन में अभी प्रॉफिट बुकिंग नहीं करना चाहिए। देखिए हमारे मतलब हमारी टीम ने इसको बाई भी दिया है, चोलामंडलम फाइनेंस को पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करा दी है। लेकिन चंबल ये चोला फिन आपके ही शो पे हमने बाई दिया था जब ये 1454 के आसपास कंसोलिडेशन बना रहा था, टाइटनेस बना रहा था। कल फाइनली ब्रेकआउट आया है और इस ब्रेकआउट का पहला ही टारगेट 1585 है। तो हमारे क्लाइंट्स इसमें लॉन्ग है, हमने बाई कॉल दिए हुए हैं। 1585 1586 का हमको टारगेट दिख रहा है। अगर उसके ऊपर निकलता है तो फिर टारगेट रिवाइज करेंगे, बट फिलहाल के लिए 1586 तक के लिए आराम से होल्ड करना चाहिए। ये वन ऑफ दो लिमिटेड काउंटर है जहां पे पॉजिटिव अल्फा जनरेट हो रहा है, मतलब मार्केट नए लो बना रहा था और ये हायर लो बना रहा था। अब जब मार्केट पुल बैक ले रहा है, ये ब्रेकआउट ले रहा है। जनरली ऐसे स्टॉक जब तक मार्केट अपना 50% पुल बैक कंप्लीट करता है, ये स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से 5 7 8 10% ऊपर निकल जाते हैं। जब इतना रिलेटिव स्ट्रेंथ है काउंटर में, अपने आप को विनर प्रूव कर रहा है, तो बेचने की जल्दी नहीं करनी चाहिए। 1586 के आसपास भी एक बार सवाल पूछ लें, कंफर्म कर लें कि अगर रिजेक्शन बन रहा है तभी सेल की सलाह रहेगी। अगर रिजेक्शन नहीं बना तो फिर और टारगेट हम ऊपर के साइड रिवाइज करेंगे। चंबल फर्टिलाइजर ये फाइनली 546 के ऊपर सस्टेन करना स्टार्ट कर चुका है और अब मूव में 625 का जो पहला टारगेट था उसकी तरफ बढ़ रहा है। 585 हो चुका है, 625 तक आराम से मूव कर लेगा। प्रोबेबिलिटी कम है कि 625 से प्रॉफिट बुकिंग आए, वहां पे साइडवेज आने की प्रोबेबिलिटी हाई रहेगी क्योंकि 625 एक्सटेंशन का बड़ा रेजिस्टेंस है। वहां पे जाके स्टॉक अटकेगा। उसको फिनिश लाइन की तरह समझिए कि एक छोटी सी 100 मीटर की रेस दौड़ रहा है जिसकी फिनिश लाइन 625 पे है। वहां पे जाके थोड़ा सा रेस्ट करेगा, ग्लूकोज वूकोज पिएगा और उसके बाद 400 मीटर की रेस दौड़ने लग जाएगा। और ये 400 मीटर की रेस का टारगेट कम से कम 800 रुपए बनता है। तो 625 पे जब रुके तो घबराना नहीं है। थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग ऊपर नीचे एक आध दो दिन रेड कैंडल भी दे सकता है, बट इवेंचुअली ये स्टॉक ऐसा लग रहा है कि 800 की तरफ बढ़ रहा है। तो थोड़ा बहुत ग्लूकोज जैन साहब आपके लिए भी ज़रूरी है, उसका आप भी ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं सिर्फ स्टॉक ही पिए ग्लूकोज, आप भी थोड़ा खाते पीते रहिएगा। इसके अलावा एक सवाल आया है देवांशु जी का। एनआईटी के करीब 222 रुपये के दाम पर इनके पास शेयर है 500 और शेयर आधा हो चुका ऑलमोस्ट। अब क्या करना चाहिए इन्हें? ठीक है, एनआईटी 107 रुपए का टारगेट था, यहाँ से डबल बॉटम बना के चल रहा है। 122 रुपए 20 डे मूविंग एवरेज है, वहां पे आ गया है। वॉल्यूम नहीं है पूरे सेल मतलब डाउनफॉल में वॉल्यूम नहीं था, डबल बॉटम में वॉल्यूम नहीं है, इस 2 दिन की अप मूव में भी वॉल्यूम नहीं है। तो कंप्लीटली इंस्टीट्यूशंस का तो इंटरेस्ट नहीं दिख रहा है स्टॉक में। बट जिस आपका बाउंस बैक है, मोस्ट लाइकली 122 रुपए जैसे ही निकालेगा, एक बार 50 डे मूविंग एवरेज 137 तक ये अप मूव आ सकती है। तो मेरे को यहाँ से 137 आते हुए दिख रहा है। अगर किसी को एवरेज करना है, बाउंस बैक प्ले करना है, जनरली मैं बाउंस बैक प्ले करना सजेस्ट नहीं करता हूँ, बट अगर आपको बाउंस बैक प्ले करना है तो 122 के ऊपर सस्टेन होने का वेट कीजिए। तब 115 का स्टॉप लॉस लगा के बाई कीजिएगा, 137 रुपए मिल जाएगा। बट फॉल इतनी बड़ी है कि मैं जनरली बाउंस बैक की सलाह नहीं देता हूँ। बट एक्सटेंडेड फॉल है तो एक डीपर बाउंस बैक 50 डे मूविंग एवरेज तक 100 में से 95 स्टॉक्स में आता है और ये उन 95 स्टॉक्स के प्राइस एक्शन में फॉल कर रहा है कि 50 डे मूविंग एवरेज आना चाहिए। तो 137 तक की अपमूव दिख रही है। तो आपको एक राय दी गई है, आप उसके हिसाब से यहाँ पर नज़र बना के रख सकते हैं। एक रीना जी का सवाल आया है गेल को लेकर। इनकी करीब 181 रुपये के दाम पर खरीदारी है और टाटा पावर में 390 रुपये के आसपास की इनकी खरीदारी है। इनका ये सवाल है कितना टाइम लगेगा कम बैक करने को, या कितना टाइम इन्हें होल्ड करना पड़ेगा रफली?
सर देखिए, गेल में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। गेल हम पिछले 2-3 हफ्ते से बात करते आ रहे हैं और ऑलमोस्ट 154 रुपए से बात करते आ रहे हैं कि इन्वेस्टर्स को एक्यूमुलेट कर लेना चाहिए। ट्रेडर्स के लिए 167 168 मेजर रेजिस्टेंस जोन है, क्योंकि वहां पे प्रीवियस स्विंग लो और 50 डे मूविंग एवरेज दोनों है। तो अगर आप इन्वेस्टर हैं, एक्यूमुलेट कर चुके हैं, तो शांति से बैठिए। स्टॉक में बिल्कुल भी उंगली करने की जरूरत नहीं है। जिस दिन ये 167 170 का रेजिस्टेंस निकालेगा, ये 208 रुपए की अपनी जर्नी स्टार्ट कर देगा। आपको केवल और केवल इस स्टॉक में इम्पेशंस लॉस देगा। अगर आप पेशेंस रखे रहेंगे तो 208 रुपए आपको आराम से मिलेगा। ये हुई इन्वेस्टर्स की बात। ट्रेडर्स के लिए 167 168 की जोन जैसे ही सस्टेन करने लगे, एक दो दिन उसके ऊपर क्लोज करने लगे, तो आपका स्टॉप लॉस छोटा हो जाएगा 160 रुपए का। यानी 7 से 8 रुपए की आपकी रिस्क रहेगी। और अपसाइड जो पहली खुलेगी वो 188 की खुलेगी और 188 के ऊपर 208 की खुलेगी। तो रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा आ जाएगा। ब्रेकआउट पॉइंट के पास है, जब ब्रेकआउट पॉइंट ले ले 167 168 और एक दो दिन स्ट्रेंथ प्रूव कर ले, तब ट्रेडर्स को बाई करना चाहिए 188 और 208 के टारगेट के लिए। आकाश जायसवाल साहब का सवाल है कि इनके पास अंबुजा सीमेंट और अशोक लेलैंड में ये नई खरीदारी करने की इच्छा रख रहे हैं। इंडस्ट्रियल के फियास्को में अशोक लेलैंड में नीचे आया हुआ है, सो इन दोनों में क्या करना चाहिए? कोई एंट्री करने लायक है? सर, अंबुजा सीमेंट और अशोक अशोक लीलैंड लेलैंड दो। जी। देखिए, अशोक लीलैंड में थोड़ा सा 10-20 50 डे मूविंग एवरेज का क्लस्टर 207 से 212 के बीच में है। मुश्किल होगी स्टॉक को निकालना, और ओवरऑल ऑटोज में थोड़ी सी वीकनेस है। बट जैसे आपका स्वीप बनाया है 194 पे, एक उम्मीद है कि 217 तक जा सकता है। मेरी तरफ से ना बाई की सलाह है ना सेल की सलाह है, क्योंकि काउंटर में साइडवेज मूव ज्यादा दिख रहा है। 230 194 ये रेंज डेवलप होती हुई दिख रही है। अब मिड ऑफ द रेंज है, तो कंफ्यूजन हाई है कि वापस से रेंज बॉटम टेस्ट करेगा या रेंज हाई टेस्ट करने जाएगा। तो मेरी तरफ से बाई सेल की सलाह नहीं है। मोस्टली ये रेंज अगले 4-6 महीने चल सकती है 230 194 की। तो अगर ट्रेड करना है तो 230 के पास एग्जिट कीजिए, 194 के आसपास बाइंग ट्राई कीजिए। बिल्कुल बीच में ले लेंगे तो रिस्क रिवॉर्ड बराबर बराबर का रहेगा, और 1:1 का सौदा इस मार्केट में करने का कोई मतलब नहीं है। तो रेंज का बॉटम को मिलता है तो बाई कीजिए, 230 का टारगेट लगाइए। चलिए, तो आपको राय दोनों स्टॉक्स को लेकर दी जा चुकी है। पवन हमारे साथ मौजूद है रोहतक से बातचीत करने के लिए। पवन जी नमस्कार। हाँ नमस्कार सुमित जी, नमस्कार सर। नमस्कार पवन जी, क्या सवाल है आपका? सर मैंने आरआर केबल लिया है अभी, जस्ट एक दो माल आया था उसके अंदर, तो उसके अंदर मैंने 915 के लिया था, फिर एवरेज करते करते अब मेरे पास 962 क्वांटिटीज की है। ओके, और अभी क्या सर व्यू है इसका? मैं थोड़ा सा मेरे को आइडिया दे सके तो सर। तो पवन जी, इसमें 1 ईयर का मैं लेके चलूँ? 1 साल का आप नजरिया लेकर चल रहे हो? सर हाँ, मतलब ये 6 मंथ टू 1 ईयर का मैं लेके चल रहा हूँ सर। ओके, तो पवन जी वैसे तो ये कंपनी वैल्यूएशन वाइज भी अभी महंगी है काफ़ी। जब से आईपीओ आया तब से लेके अब तक सिचुएशन इसकी ऐसी रही है। लेकिन बाकी टेक्निकल क्या कहते हैं, बड़ी ज़रा वो जैन साहब से पूछ लेते हैं। जैन साहब, इन्होंने एवरेज किया है आरआर काबेल में और 867 रुपये के आसपास इनका एवरेज आ रहा है। 1000 शेयर के करीब ये इकट्ठे कर चुके हैं। अब इसमें क्या करना चाहिए? हाल की लिस्टिंग है तो बहुत ज़्यादा चार्ट तो नहीं होंगे, लेकिन जो भी सिचुएशन है उसमें क्या करना चाहिए? देखिए सर, वैल्यूएशन आपने ही बता दी कि महंगी है, और दूसरा आईपीओ का जो लो था 1130, उसके नीचे स्टॉक चल रहा है। तो आईपीओ के लो के नीचे जब भी स्टॉक्स चलते हैं वीक होते हैं, और फॉल कहाँ तक आएगी कहना मुश्किल होता है। जैसे सूर्योदय फाइनेंस देख लीजिए आप, 300 रुपए से गिरते आ रहा है। या बाकी आईपीओ स्टॉक्स देख लीजिए कि बड़ी तेज पिटाई हुई है जब आईपीओ लो टूटा है। ओला देख लीजिए, या hyundai मोटर्स अब आईपीओ लो तोड़ने पे आ रहा है, तो उसमें भी पिटाई हो रही है। तो आईपीओ लो 1130 टूटा है, उसके नीचे सस्टेन कर रहा है। काउंटर एक्सट्रीमली वीक है, ओवर वैल्यूड आपने ही बता दिया है। यहाँ से एक बाउंस बैक आ सकता है, क्योंकि एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड है। तो बाउंस बैक में पहला टारगेट 970 का आएगा। अगर ये 970 का लेवल निकालता है तो फिर डीपर पुल बैक 1130 1130 की जोन तक आ सकता है। तो 50% 970 975 की जोन में खाली कीजिए। बाकी 50% अगर खिसता है 1100 के आसपास तो खाली कर लीजिए। जब तक ये काउंटर या तो बड़ा बेस ना बना ले 6 महीने 1 साल का, या फिर 1130 के ऊपर कम से कम 4 से 8 हफ्ते सस्टेन ना कर ले, तब तक इसमें बाइंग नहीं बनेगी। डेड कैट बाउंस के लिए तैयार है काउंटर। उसमें 970 और 1100 1130 की रेंज मिल सकती है, उस पर एग्जिट करने की कोशिश कीजिए। तो आपको कहीं बाउंस मिले
एक एक्सट्रीम बाउंस मिले, उस एक्सट्रीम बाउंस का इस्तेमाल करके आप निकलने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर आपको जाना ही है सेक्टर में तो आपके पास बहुत अच्छे अच्छे विकल्प हैं। पॉलीकैब है, हेवेल्स है, फिनोलेक्स केबल है, सो इनको भी आप अदरवाइज देख सकते हो वैल्यू के हिसाब से। जब आपको सही मौके मिले तो आप वहाँ पर जा सकते हो। इसके अलावा बातचीत करने के लिए हमारे पास और भी बहुत सारे सवाल आए हैं। एक सवाल आया हुआ है खेमकरण साहब का, इनके पास तानला और पीटीसी इंडिया पर ये आपकी राय जानना चाह रहे हैं। देखिए पीटीसी इंडिया में पुल बैक 159.56 तक आना था, वहां तक आ चुका है। लग नहीं रहा उसके ऊपर जाके क्लोज करेगा। अगर करता है 160 रुपए के ऊपर तो फिर पुल बैक 183 तक आ सकता है। इसकी प्रोबेबिलिटी लेस देन 10% है। 90% प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ पे कुछ 2-4-5 दिन कंसोलिडेट करके वापस से रिजेक्शन कैंडल बनेगी और नीचे में 121 तक ये नीचे आ सकता है। मेरी तरफ से एग्जिट की सलाह है, जितना जल्दी कर लेंगे उतना बेटर होगा। तानला प्लेटफॉर्म में 485 के नीचे जो ब्रेकडाउन था वहां पे डबल बॉटम बन के आज रिवर्सल आ रहा है। ये रिवर्सल ऑलमोस्ट अभी तक जो वॉल्यूम है अभी बजा है 1:45, लगभग 2 घंटे की ट्रेडिंग बची हुई है और अभी 1277% वॉल्यूम राइज हो चुका है अगेंस्ट 50 डे मूविंग एवरेज। तो ये काउंटर ना सिर्फ अपना 50 डे मूविंग एवरेज जो कि अपर सर्किट पे है आज 560 रुपए के आसपास, इसलिए 530 रुपए के आसपास, तो 530 तक तो ये जा सकता है। अगर 530 535 की जोन निकालता है तो पुल बैक एक्सटेंड करेगा समवेयर अराउंड 624 तक। तो अभी पुल बैक के मोड में है, 530 का पहला टारगेट है, 530 निकालता है तो 624 तक जा सकता है। ए जोशी साहब का सवाल है, इनके पास थीमिस बायो के अगर आप ट्रैक कर पा रहे हो, उसके 400 शेयर हैं 280 रुपए के दाम पर और दूसरा मिसेस बेक्टर खरीदने की इच्छा रख रहे हैं, क्या खरीदना चाहिए इस दाम पर? थेमिस मेड मिला है सर, ना ये वही चल थीमिस रहा मेड, इसी का ही नाम बदला है सर। है 155 रुपए के आसपास चल रहा है। इसमें अगर वीकली चार्ट पे देखेंगे तो बाइंग क्लाइमेक्स के बाद 17 हफ्ते में 55% करेक्ट हो चुका है। अब क्लियरली डाइवर्जेंस विजिबल है, तो 20 डे मूविंग एवरेज 167 और उसके ऊपर 50 डे मूविंग एवरेज 195, ये दो टारगेट आते हुए दिखेंगे। रिवर्सल में बहुत अच्छा वॉल्यूम नहीं है बट फिर भी ये कह सकते हैं कि ठीक ठाक वॉल्यूम है। तो अगर किसी को बाउंस बैक ट्राई करना है तो 140 का स्टॉप लॉस लगा के ट्राई कर सकते हैं। ऊपर में कहीं भी 190 195 की जोन आती है तो वहां पे प्रॉफिट बुक करना चाहिए। दूसरा वेक्टर फूड्स रिवर्सल की कोशिश कर रहा है, वॉल्यूम के साथ रिवर्सल की कोशिश कर रहा है। कुछ हद तक अदानी पावर जैसा पैटर्न बना हुआ है, तो 1505 1510 ये रेंज निकालना बहुत जरूरी है। फ्रेश बाइंग करना है तो 1510 के ऊपर कीजिए। ऊपर में समवेयर अराउंड 1755 तक के टारगेट मिल सकते हैं। काउंटर में पिछले 2 हफ्ते से रिलेटिव स्ट्रेंथ विजिबल है बट बाई तभी करना है जब 1510 के ऊपर ब्रेकआउट देते हैं। ओके, सीईएससी और पावर ग्रिड, इस पे ध्रुव पाठक साहब का सवाल आया है। इन दोनों के लिए 1 महीने के लिए टारगेट और स्टॉप लॉस पूछ रही है। देखिए पावर ग्रिड में 273 के ऊपर ब्रेकआउट आ रहा है और एक छोटा सा कप हैंडल बना है, तो ये 295 तक काउंटर जा सकता है। अगर बाई करना है तो यहीं पे बाई कर लीजिए। स्टॉप लॉस 266 का रहेगा। 295 से 300 के बीच में वहां पे या तो एग्जिट कर लीजिएगा या दोबारा सवाल पूछ लीजिएगा। दूसरा सीएससी, यहाँ पे एक बढ़िया बेहतरीन कप हैंडल पैटर्न बना है। 141 रुपीज पे ब्रेकआउट आया है, इसका टारगेट 163 बनता है। तो काउंटर में एक्सट्रीम रिलेटिव स्ट्रेंथ पिछले 2 हफ्ते में करीब करीब 164 तक तो आराम से आ जाएगा। तो अगर दोनों में से एक काउंटर सेलेक्ट करना है, एनी डे सीएससी बहुत बेहतरीन लग रहा है। मैं सीएससी खरीदना ज्यादा पसंद करूंगा।